हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, मदर ऑफ़ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि अर्नब को हम लोग उसके अर्लियर चाइल्डहुड में कैसे हैंडल करते थे, उसकी हाइपर एक्टिविटी को हम लोग कैसे हैंडल करते थे। तो आज मैं फिर से आपके साथ अपना जो एक्सपीरियंस है अर्नब का, जो अर्लियर चाइल्डहुड का बिहेवियर होता था, उसी एक्सपीरियंस को आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं गाइस उसकी थोड़ा सा उसकी स्पीच के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर भी कमेंट आ रहे हैं। आप लोग जानना चाह रहे हो कि उसका हाइपर एक्टिविटी कब इम्प्रूव होना शुरू हुआ और उसका स्पीच जो है वो कब इम्प्रूव होना शुरू हुआ, या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कब इम्प्रूव होने शुरू हुई। और उसके बाद मैं थोड़ा सा ये भी डिस्कस करूँगी कि एकेडमिक उसका कैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्टार्ट किया और क्या हम लोगों ने उसके लिए एक स्पेशल टीचर रखा था या नहीं रखा था। तो सबसे पहले मैं थोड़ा स्पीच का अपडेट दूंगी आपको अर्ली चाइल्डहुड का। तो जैसा कि मैंने बोला था गाइस कि 3 इयर्स की एज में 2.5 ईयर के बाद मैंने कुछ महीने सिर्फ ओटी के ऊपर मैंने फोकस किया था। और उसके बाद मैंने 3 इयर्स के राउंड अबाउट मैंने उसको थोड़ा सा उसकी वोकेबलरी के ऊपर मेरा मेन फोकस था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वर्ड्स उसके दिमाग में भरने हैं। तो काफ़ी टाइम तक जस्ट मैंने उसकी वोकेबलरी पे मैंने फोकस किया था। तो ऐसा होता है एक्चुअली, एक लेवल के पर आके वोकेबलरी इतना अच्छा हो जाता है कि उसके बाद बच्चे का फ्रेज स्पीच जो है वो शुरू हो जाता है। तो उसी तरह से 5 इयर्स तक आते आते अर्नब का फ्रेज स्पीच जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया था। मतलब वो 2 वर्ड्स का फ्रेज स्पीच होता है, मतलब 2 वर्ड्स को ज्वाइन करके बच्चा कोई सेंटेंस बोले तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेज स्पीच। तो वो ईज़िली मांग लेता है। पानी चाहिए, उस टाइम पे वो बोलता था पानी पीना है, खाना खाना है, घूमने जाना है। तो 2 वर्ड्स को मिला के वो अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर लेता था। एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने भी थोड़ा ट्राई किया। उसके बाद एक्चुअली गाइस एक लेवल तक ही हम लोगों को बुक्स यूज़ करनी चाहिए या पिक्चर्स यूज़ करनी चाहिए। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो बुक्स का यूज़ आप सिर्फ और सिर्फ वोकेबलरी बढ़ाने के लिए कीजिए, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को हम लोग बच्चे को रियल में नहीं दिखा सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि स्पीच का जो वोकेबलरी का पार्ट है वो आपको बुक्स से करवाना चाहिए। मतलब बच्चे को नई चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना कैसे है। बाकी का पार्ट जो है वो आप जितना ज़्यादा बच्चे को डेली रूटीन में सिखाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि ये देखा गया है कि ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो जनरलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। मतलब जो चीज़ अगर आप सेंटेंस भी बुक से सिखा रहे हो, सारे का सारा स्पीच आप सिर्फ और सिर्फ आप बुक्स पर ही डिपेंडेंट हो या फिर पिक्चर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हो या बैठ के ही आप स्पीच एक्टिविटी करवा रहे हो, तो आप ये एक्सपेक्ट कम ही करो कि बच्चा डेली लाइफ में भी उसको अप्लाई करके मतलब अपनी स्पीच को या लैंग्वेज स्किल को थोड़ा इम्प्रूव करेगा, क्योंकि इनको जनरलाइजेशन करने में बहुत मुश्किल आती है। तो जितना ज़्यादा आपका जो डेली का रूटीन है उसमें जो है आप उसकी स्पीच को इंक्लूड कीजिए। और स्टार्टिंग यहीं से होती है, जो उसकी डेली की नीड्स होती हैं एटलीस्ट बच्चा उनको सेंटेंस में बोलना सीखे। अदरवाइज़ एक दूसरा ड्रॉबैक ये भी रहता है कि आदत ही पड़ जाती है कि हर चीज़ जब आप बैठोगे तभी बच्चा सीखेगा, बहुत अच्छा रिस्पांस करेगा, हर चीज़ बताएगा जो आप बुक में पूछोगे। और अगर आप डेली लाइफ में अगर कोई दूसरा पर्सन क्वेश्चन पूछता है या आप पूछते हो तो उस टाइम पे बच्चे चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो जनरलाइजेशन नहीं कर पाते हैं जो आपने बुक में सिखाया है। तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसको वो आपको डेली रूटीन में ही बच्चों को सिखाना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें कि 5 साल के बाद या 4 साल या 5 साल के बाद आप जो सिटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चे की, जो आप बैठ के जो भी कुछ बच्चे को सिखा रहे हो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आप कम करते चलो, ताकि बच्चे को ये आदत ना पड़े कि जब मुझे आप लोग बिठाओगे तभी मैं पढ़ूंगा, जो मुझे सिखाया जा रहा है वो तोते की तरह वो रट लेगा लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जब बच्चे का फ्रेश स्पीच स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको बैठ के बच्चे को कम और अपनी डेली लाइफ में मार्केट में जाते हो, कहीं भी जाते हो, घर में कुछ करते हो, उस टाइम पे आप पूरा दिन लगे रहो। इसके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होगा, बच्चा एंगेज भी रहेगा, उसका इंटरेक्शन भी अच्छा होगा और उसको फ्रीक्वेंटली आंसर करने का जो है वो आदत पड़ जाएगा।
जैसे कि अर्नब को मैंने 5 ईयर के बाद बहुत रेयर उसको मैंने बिठाया था, क्योंकि उसके बाद जो उसका जो सिलेबस है स्कूल का, उसमें ही बच्चे की वोकैबुलरी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो फर्स्ट या सेकंड में या प्रेप प्री प्रेप में जो भी वर्ड्स होते हैं वो भी हमारी डेली लाइफ के रिलेटेड ही होते हैं, तो वोकैबुलरी वहाँ पे इंप्रूव हो जाती है। उसके बाद हम लोगों को उनकी जो कम्युनिकेशन है जिसको बोलते हैं, दो लोगों के बीच में जो स्पीच होती है, लैंग्वेज जो बात होती है, कम्युनिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके ऊपर फिर हमको ध्यान देना है। तो उससे फिर आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मेरा बच्चा जब मैं बैठती हूँ तो सब बताता है, बुक में सब बताता है, और जब वो बाहर जाता है या हम लोग कुछ पूछते हैं तो वो आंसर नहीं देता। तो इसका ये रीज़न है, ये ड्रॉबैक है एक्चुअली ऑटिस्टिक बच्चों को। ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, हालांकि ज़रूरी है चीज़ें, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बच्चे खुद से कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक तरह का पुशअप देने के लिए ये जो सिटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो उनका रोल बस वहाँ तक है कि बच्चों को किसी भी तरह से ये जो हमारा आउटर वर्ल्ड है इससे हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना है। उसके बाद 4 या 5 साल के बाद आप उसकी परवरिश वैसे ही कीजिए जैसे आप नॉर्मल बच्चों की करते हैं। जैसे नॉर्मल बच्चे अपनी डेली लाइफ में रोज़ के रोज़ सब कुछ सीखते जाते हैं, आपको भी उन्हें वैसे ही सिखाना है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है अर्नब का कि वो उसको इंटरेक्ट करने में जितना उसके अंदर लैंग्वेज स्किल है उसका वो अच्छे से यूज़ करता है। नॉट ओनली वो हमारे साथ ही करता है बल्कि बाहर भी करता है। तो ये तो हो गया उसका स्पीच का अपडेट, और मैंने और ज़्यादा आपको उसकी स्पीच के बारे में जो प्रेजेंट उसका अभी लेवल है तो मैंने वीडियो बनाया है, उसके ऊपर आप जा सकते हो। और बहुत अच्छा अभी इम्प्रूवमेंट मैं उसमें देख रही हूँ स्पीच का, लैंग्वेज स्किल का जो है वो अभी मैं देख रही हूँ कि अपने फ्रेंड के साथ भी वो कम्युनिकेट करने लगा है। और उसका फ्रेंड भी मुझे कल बोल रहा था कि आंटी अभी ये क्लेवर हो रहा है, मतलब अभी मुझसे थोड़ा बात करता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो मैं बोलूँगी कि या पूरी तरह से लैंग्वेज उसका डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूस है और वही इम्पॉर्टेंट है। अब सेकंड आते हैं गाइज उसका एकेडमिक। बहुत ही टफ जर्नी थी, बहुत स्ट्रेसफुल ये पार्ट मेरे लिए रहा। एक्चुअली उससे पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। शादी से पहले और इनफैक्ट शादी के 1 साल 2 साल तक हम हस्बैंड वाइफ ट्यूशन पढ़ाते थे बच्चों को। तो जब मुझे पता चला कि ऑटिस्टिक बच्चा है मेरा, तो मैंने थोड़े टाइम के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हुई, मैंने टाइम लिया। उसके बाद मुझे पता था कि हर चीज़ डिले है और मुझे टाइम से सब कुछ करना है, तो मुझे जल्दी जल्दी थोड़ा करना पड़ेगा। मीन्स उसको स्कूल में अगर जाना है तो मुझे उसको स्कूल में जाने से पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मन के अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि मैं दूसरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मेरा मैथ्स इतना अच्छा है, मैं बैचलर हूँ साइंस में, वो बोलते हैं ना। तो एक तरह से अजीब सा ओवर कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मैं तो अपने बच्चे को किसी भी तरह से मैं पढ़ा ही लूँगी, मतलब किसी भी मेथड से, एक से नहीं सीखेगा, दूसरे से नहीं सीखेगा, तीसरे से, ये तो मैं कवर अप कर ही लूँगी। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा उस चीज़ में। अर्नब को 1 साल लग गया और अर्नब राइटिंग नहीं कर पा रहा था। राइटिंग सीखने के लिए उसने पूरा 1 साल ले लिया। मतलब हर रोज़ मैं उसको प्रैक्टिस करवा रही हूँ 2-3 महीने तक वो पेंसिल ही नहीं पकड़ पा रहा था। और उस टाइम मुझे ऑटिज़म के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, ये फाइन मोटर स्किल कुछ पता नहीं था मुझे, और मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई। पर लेकिन मैंने उसका जो है एफर्ट है ना वो कंटिन्यूस रखा। डेली पेज पे उसको मैं मतलब स्टैंडिंग लाइन, वो स्लीपिंग लाइन, वो मैं उसको ट्राई करती रही। अल्फ़ाबेट्स मैंने उसको शुरू किए। स्कूल जाने से पहले वो अर्नब को अल्फ़ाबेट्स लिखने आ जाते थे। मतलब 4 साल की एज में गया तो 3 साल की एज में मैंने ये सब शुरू कर दिया, तो 1 साल होते होते मैं अर्नब को वो सब सिखाने में थोड़ा कामयाब हो गई। लेकिन बीच में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा था, क्योंकि ना तो अर्नब नंबर सीख पा रहा था, ना ही कुछ अच्छे से कुछ भी नहीं सीख पा रहा था एकेडमिक का। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि हो सकता है इन बच्चों का सीखने का कुछ डिफरेंट तरीका हो, और शायद मैं उसको नहीं पढ़ा पा रही हूँ, तो मुझे किसी स्पेशल एजुकेटर की तरफ जाना चाहिए। और हमने उसको स्पेशल एजुकेटर रखा। मैथ्स तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था उसके लिए, कुछ भी नहीं कर पा रहा था, और मैं भी समझ नहीं पा रही थी कि मैं इतना प्रैक्टिस उसको करवा रही हूँ, इतना ज़ोर लगा रही हूँ, फिर भी वो सीख क्यों नहीं पा रहा है। तो उसके बाद स्पेशल एजुकेटर रखा। 2 महीने के लिए मैंने स्पेशल एजुकेटर रखा उसको। बट 2 महीने के बाद मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी। जितना मैंने उसको सिखाया था मैथ्स का,
उतना ही उसने सीखा, उसके आगे वो कुछ नहीं सीख पाया। तो स्पेशल एजुकेटर तो फेल हो गया, कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ही इसको करवाऊंगी। बट आफ्टर ऑल कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करवाते करवाते अर्नव राइटिंग भी सीख गया और 1 साल लगा उसको। तो वही मैं बोलती हूँ कि अगर आप 2 महीने 3 महीने के बाद ये सोच रहे हो कि नहीं कर रहा है तो ये कभी नहीं कर पाएगा, तो ऐसा मत सोचो। प्रैक्टिस करवाओगे तो चाहे 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, या अर्नव के केस में 1 साल के बाद भी बच्चा लिखना सीख जाता है। करना आपको ये है कि स्टार्टिंग में ही आपको 4 लाइन वाला बुक लेना है इंग्लिश के लिए और उसी के ऊपर प्रैक्टिस करवानी है। जैसे अल्फ़ाबेट ए ले रहे हो तो उसको पूरा डॉट में उसका शेप बनाना है, पूरा डॉट में उसका पूरा शेप बनाना है। बच्चे को सिर्फ ट्रेसिंग करनी है। 2-3 दिन तक सिर्फ ओनली एक अल्फ़ाबेट लेना है आपको। अर्नव लगभग एक अल्फ़ाबेट को सीखने में स्टार्टिंग में 3 दिन लगा देता था। तो 3-3 दिन में वो एक अल्फ़ाबेट सीखता था। ए के लिए 3 दिन, बी के लिए 3 दिन, तो ऐसे ऐसे करते वो सीख गया। A to Z उसने लिख लिया। कैपिटल लेटर्स में उसको काफ़ी महीने लग गए लिखने के लिए, सीखने में। उसके बाद जब स्मॉल लेटर्स और जो हिंदी का वर्णमाला होता है अ आर, वो उसने फिर उसमें मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि तब तक वो पेंसिल पकड़ना सीख गया था। और इसके लिए एक ग्रिपर भी मिलता है। अगर बच्चा पेंसिल होल्ड नहीं कर पा रहा है तो मार्केट में एक ग्रिपर मिलता है, पेंसिल के आगे लगाते हैं उसको, तो उससे जो है वो होल्डिंग करना ईजी हो जाता है। आप लोग पूछ सकते हो, स्टेशनरी दुकान में आपको मिल जाएगा। उसका यूज़ मैंने किया था, उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। काफ़ी आगे तक मैंने उसको कैरी ऑन किया था, तो उससे उसको पकड़ना ईजी हो जाता था। और अभी मैं आपको उसके राइटिंग के कुछ वीडियोस भी शेयर करूंगी। अभी राइटिंग काफ़ी अच्छा हो गया उसका, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी। बट प्री प्रेप इवन फर्स्ट तक वो लिखता तो था, उसको अल्फ़ाबेट का नॉलेज है, अ आर का नॉलेज है, सब कुछ नॉलेज है, सब कुछ लिखता था। लेकिन उसकी राइटिंग वो डार्क नहीं लिख पाता था। मतलब जो भी लिखता था वो लाइट ही दिखता था। और मतलब जैसे ए लिख रहा है ना, तो वो लाइन पूरा सीधा नहीं होता था, वो थोड़ा थोड़ा, मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता था उसका। B-A-B-C जो भी उसको लिखना है वो प्रॉपर राइटिंग में नहीं होता था। ये उसको आया, प्रॉपर राइटिंग हुआ उसका सेकंड में जाके, और अभी थर्ड में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया। अभी वो पेंसिल को प्रेस करके लिखता है। पहले वो पेंसिल प्रेस ही नहीं करता था, ऐसे ही लिखेगा और वो बिल्कुल लाइट सा दिखता था। तो ये था उसका राइटिंग का जर्नी। तो काफ़ी टाइम लगता है, आप पेशेंस बनाए रखें, लेकिन वो करते हैं। प्रैक्टिस कंटिन्यूअस रखना है। मेन चीज़ ये है कि डेली करवाना है आपको। तो और उसके बाद उसको थोड़ा प्रॉब्लम कम आया। जैसे ही प्री प्रेप में उसको वो राइमिंग वर्ड स्टार्ट हुए, रैन, वैन, फैन, ये सब स्टार्ट हुआ, तो वो सब उसने ईजिली कैच कर लिया। स्पेलिंग्स लर्न करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आया, वो सब उसने बहुत अच्छे से किया। नेक्स्ट फर्स्ट में जब वो गया तो मुझे टेंशन हो गया कि अब तो सेंटेंस भी लिखने पड़ेंगे, अब तो क्वेश्चन आंसर भी लिखने पड़ेंगे, तो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बट उसने वो किया। फर्स्ट सेकंड में उसका एकेडमिक बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब ये नहीं होता है। CBSE में आपको जस्ट साइकिल टेस्ट होते हैं, पूरा एग्ज़ाम नहीं होता है। तो 2-2 चैप्टर आते हैं हर एक साइकिल में, तो वो ईजी होता था, वो लिख पाता था, वो याद भी कर लेता था, क्वेश्चन आंसर याद कर लेता था, कोई प्रॉब्लम नहीं आता था उसको। मैथ्स में उसको क्या प्रॉब्लम आया गाइस, बहुत टाइम तक अर्नव 1 के आगे 1 बॉल नहीं बना पाता था, 2 के आगे 2 बॉल नहीं बना पाता था। वो बॉल बनाना स्टार्ट करेगा तो बनाते ही जाएगा, स्टॉप ही नहीं करता था वो। बहुत टाइम लगा, उसमें भी मुझे 4-5 महीने लग गए गाइस। और मैं इतना टेंशन ले रही थी कि अगर बॉल ही नहीं बना पाएगा तो वो प्लस माइनस कैसे करेगा। बहुत ज़्यादा टेंशन थी मुझे उस चीज़ की। बट फर्स्ट तक मैंने उसको बॉल से ही कैरी ऑन किया। बाद में वो सीख गया, वो भी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने के बाद। प्रेप में भी नहीं सीखा, प्री प्रेप में भी नहीं सीखा, फर्स्ट तक आते आते उसको वो बॉल बनाना आया। तो उसके बाद एडिशन भी मैंने फर्स्ट में उसको वैसे ही कैरी ऑन किया, बॉल बना के ही मैंने एडिशन को कैरी ऑन किया। अभी मैंने इसमें वीडियो डाला है चैनल में जिसमें वो फिंगर्स पे कर रहा है। सेकंड में आके मैंने फिर ट्राई किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैसे हो रहा था। वो जब डबल डिजिट का एडिशन आ रहा था तो वो बॉल इतना ज़्यादा, पूरा पेज गंदा लग रहा था। तो और मैं सोच रही थी कि अभी इसको मैं फिंगर्स पे कैसे लेके आऊँगी। तो उसके बाद उसने फिंगर्स पे भी सीखा, काफ़ी टाइम लगा, लेकिन उसके लिए मैंने एक यूनिक मेथड यूज़ किया है। अगर आपके बच्चों को प्लस माइनस में प्रॉब्लम आता है तो आप प्लीज़ मेरा वो चैनल पे एडिशन वाला वीडियो आप देख सकते हो। एक यूनिक सा मेथड मैंने उसमें अपनाया है। उसमें स्मॉलर और बिगर नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने नहीं रखा है, क्योंकि ये बच्चों को ज़्यादा से मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो हैं वो याद नहीं रहती हैं। तो एज इट इज़ जैसे नंबर हैं वैसे ही उनको प्रोसेस करना है, तो आप देखोगे कि इनके लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं। और अगर आप चाहते
चाहते हो तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको दोबारा से प्लस माइनस मल्टीप्लाई भी उसने अभी सीख लिया 2-3 महीने में, वो मैं वीडियो आपको बना के दे सकती हूँ। अभी अर्नब डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट एडिशन आराम से कर लेता है, कितना भी बड़ा एडिशन हो, माइनस सब्सट्रैक्शन भी अभी पूरा कर लेता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है उसको। मल्टीप्लिकेशन भी बहुत अच्छे से सीखा, टेबल याद कर लिया उसने, तो उसका मैं वीडियो आपको बना सकती हूँ कि उसका एक यूनिक मैंने जो है उसके लिए मेथड लगाया था। तो ये थी अर्नब की एकेडमिक की जर्नी। वो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बट यस अर्नब हार्ड वर्क बहुत करता है गाइस। आज मैं आप अपने बच्चे के जो कुछ यूनिक से उसमें मैंने क्वालिटीज़ देखी हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं बोल सकती हूँ गाइस कि अगर मैंने मेहनत की है ना, तो मेरे से कहीं ज़्यादा मेहनत मेरे बच्चे ने की है गाइस। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट उसका ये है कि वो कभी भी हार्ड वर्क करने से पीछे नहीं हटता है, ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है। तो अगर मैंने उसको मोटिवेट किया है तो वो भी मुझे मोटिवेट करता है। तो उसको स्टार्टिंग में एकेडमिक में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आया गाइस, और मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती थी, तो उसको मैंने धीरे धीरे रीइंफोर्समेंट मेथड जो होता है, मोटिवेशन मेथड, उसके ऊपर मैंने उसको टैकल करने का कोशिश किया। तो अर्नब को मोटिवेशन का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आया गाइस। वो आज भी मैं देखती हूँ कि अभी 3rd में उसको 2-2 लाइन के क्वेश्चन आंसर होते हैं हिंदी और इंग्लिश के, वो याद करता है तो प्रॉब्लम आती है। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि एक दिन में ही क्वेश्चन आंसर मतलब याद करवाना है, 2 दिन में जस्ट उसको रीडिंग करवाती हूँ, जस्ट क्वेश्चन आंसर रीड करना है। 3rd डे पे मैं कोशिश करती हूँ कि वो ओरली बिना देखे उस क्वेश्चन आंसर को कर ले, और वो कर भी लेता है। तो मैं देखती हूँ कि जब वो किसी क्वेश्चन का आंसर उसको आ जाता है 3rd डे, और उसके फेस पे जो स्माइल होती है कि यस मैंने कर लिया, वो इतने अच्छे फ़नी तरीके में वो उस चीज़ को एक्सप्रेस करता है। मैं आपको वीडियो में कभी दिखाऊंगी, लाइक जैसे होगा कि हाँ मतलब अजीब सी खुशी होती है जब वो मतलब उसके चेहरे पे आप साफ देख सकते हो कि वो कॉन्फिडेंस उसमें अंदर आ रहा है कि मैं चीज़ों को कर पा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में मुझे क्या करना पड़ता था, उसको थोड़ा सा लालच देना पड़ता था, लेकिन अभी वो चीज़ का ज़रूरत नहीं बचा गाइस। उसको समझ में आ गया कि मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो बाकी सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये चीज़ एक्चुअली मेरे लिए बहुत ही अच्छी है। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग हुआ एकेडमिक में भी, और अभी भी मेरे लिए स्ट्रगलिंग ही है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आगे 3rd 4th क्लास में जाके आपको पता ही है कि कॉन्सेप्ट बच्चे को समझने होते हैं, तभी बच्चा कैरी ऑन कर पाता है। अंडरस्टैंडिंग इतना ज़्यादा नहीं है तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है उसको। बट मैं उतना ही करवाती हूँ जितना वो कर ले, उसको ज़्यादा मैं फोर्स नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी अपने लेवल पे वो अच्छा कर लेता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। और कुछ अगर आप अर्नब के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसके बारे में भी आपको अपडेट दूंगी। सो थैंक यू फॉर टुडे।